शनिवार शाम को अचानक से धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 3 मामले सामने आए हैं। फॉरेस्ट से जुड़े मामले में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। डेली वेज कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अवमानना केस में 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 17वें वित्त आयोग के दौरे को लेकर प्रेजेंटेशन दिखाई गई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सभी मंत्री दौरा करेंगे। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जिलों में राहत पुनर्निर्माण के काम तेज करें। कोटद्वार में बीजेपी जिला संगठन और स्थानीय विधायक के बीच तालमेल की कमी ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कोटद्वार में बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता का अहित हो रहा है। दरअसल हाल ही में कोटद्वार बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र को गैर कृषि भूमि घोषित करने की मांग रखी। वहीं इसके एक हफ्ते के बाद ही कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गई, लेकिन उन्होंने गैर कृषि भूमि की मांग पर विचार न करते हुए कोटद्वार क्षेत्र को कृषि भूमि ही रहने देने की मांग की। दोनों ही नेताओं की अलग अलग मांग की वजह से स्थानीय जनता में असमंजस पैदा हो गया, तो विपक्ष को भी बैठे बिठाए बीजेपी पर खुलकर हमला करने का मौका मिल गया। मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह बताते हुए बीजेपी के दोनों नेताओं को जनता के हित में मांग रखने की सलाह दी है। हम नहीं चाहते, यहाँ के जो काश्तकार हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लैंड कमर्शियल कर दी जाए। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा एक पत्र भी लेकर गई थी कि हमें अपने किसानों की चिंता करनी होगी और वो अगर नहीं चाहते हैं, वो खेती करना चाहते हैं, तो उसको हमें इनकरेज करना होगा। तो उनके संज्ञान में भी मैं ये बात को लेकर आई थी। देखिए, कोटद्वार में भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। आप कृषि भूमि जो कोटद्वार की थी उसे जिलाध्यक्ष कोई और बयान देते हैं, माननीय हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है इनका अलग अलग बयान आता, तो इनके आपसी द्वंद्व के कारण कोटद्वार की जनता को बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा है। खंडूरी की कृषि भूमि को कृषि भूमि रहने दिया जाए, ये मांग है और अभी तक तालमेल नहीं बन पा रहे हैं जिलाध्यक्ष और एमएलए के बीच। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटद्वार से। अनुपम, क्या कुछ मांगे हैं? हालांकि सबसे खास मांग है वो यही है कि यहाँ पर कृषि भूमि को कृषि भूमि रहने दिया जाए, कॉमर्शियल इसे ना किया जाए। है बीजेपी की गुटबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि कभी विधायक तो कभी जिलाध्यक्ष मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और मांगे लगातार की जा रही है। और कई दफा हमने देखा कि जिलाध्यक्ष जाते हैं, फिर विधायक जाती है, फिर विधायक जाते हैं तो जिलाध्यक्ष जाते हैं, तो मांगे लगातार क्षेत्रीय मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात होती रही है। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है उस पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि जिलाध्यक्ष ने जो गैर कृषि भूमि यानी कि कॉमर्शियल भूमि कोटद्वार को करने की बात करी है, लेकिन उसके ठीक बाद जो विधायक है उन्होंने मांग करी है कि गैर कृषि भूमि ना किया जाए, इसको कृषि भूमि ही रहने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब इस पर जो विपक्ष है उसको एक अच्छा खासा मौका मिल गया है बैठे बिठाए कि वो अब हमला कर सके बीजेपी पर। जो गुटबाजी है उनका कहना है कि यह अंदरूनी कलह है और इसी की वजह से जो क्षेत्रीय जनता है उसको दिक्कतें हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि और ये लगातार ये मांग कर रही है क्षेत्रीय जनता भी कि कृषि भूमि रहने दिया जाए। हालांकि जब जिलाध्यक्ष से हमने बात करी तो उनका कहना था कि ये मांग को बदल दिया गया था उनकी ओर से भी, और बाद में उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इस बात को रखा कि कृषि भूमि ही रहने दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से गुटबाजी देखने को मिली है कि जो तालमेल की जो कमी है, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं एक तालमेल होना चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, मांग करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तालमेल अगर किया जाता तो जो जिलाध्यक्ष की मांग है और जो विधायक की मांग है वो दोनों में समानता नहीं थी, अलग अलग मांग की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो क्षेत्रीय जनता को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं खराब चल रहा है या गुटबाजी चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल चल रहा है इस समय। जी अनुपम, आपने विस्तार से जानकारी दी खबर को लेकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी चाहे कैसा भी ऑफर क्यों ना दे, कुमारी शैलजा कांग्रेस में ही रहेंगी
और बीजेपी के लिए अंगूर खट्टे ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा हरियाणा के कुछ नेताओं से नाराज चल रही है और पिछले 6 से 7 दिनों से चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही हैं। शैलजा जी बहुत सीनियर नेता हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रही हैं, इस समय हमारी प्रभारी भी हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता। और बाकी बीजेपी तो इस समय सत्ता के मद में है, वो तो हर एक को खरीदने की बात करती है, हर एक को लेने की। यहाँ उत्तराखंड में करते हैं 14,000 लोगों को लेने वाले हैं, क्या हुआ? उस परिवार से एक रिश्ता भी है उनका, गांधी परिवार से श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, उनसे भी रिश्ता है। तो अंगूर खट्टे हैं, वो अपने पार्टी को देखें। हमारे कांग्रेस में जो वो सोचते हैं कि कोई बगावत होगी, वो सपना है उनके लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शनिवार को रामनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 7 लाख नए सदस्य बने हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान केदार को भला कौन प्रतिष्ठा दिला सकता है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की ये यात्रा इंद्रदेव को भी पसंद नहीं आई, इसलिए ये केदारनाथ के रास्ते ब्लॉक हो गए थे। प्रतिष्ठा यात्रा, बाबा केदार को कोई राजनीतिक दल प्रतिष्ठा दिला सकता है क्या? उसके राजनीतिक यात्रा के रूप में मैं कह सकता हूं, और उसका प्रमाण स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी ने दे दिया है। उन्होंने अपने पूर्व विधायक का नाम लेकर कहा है कि अगर वो मात्र 3 किलोमीटर चले हैं, ज्यादा चलते उनको राजनीतिक लाभ होता। तो हम शुरू से कह रहे थे कि केदारनाथ की कांग्रेस की यात्रा है, ये राजनीति से प्रेरित यात्रा है। और सच्चाई क्या है, इंद्रदेव को भी यात्रा पसंद नहीं आई। कांग्रेस की यात्रा जब हुई तो रास्ते बंद हो गए, कांग्रेस की यात्रा को जाने से भगवान केदार नहीं रोका है। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास शुक्रवार देर रात से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य जारी है। ऐसे में फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की जा रही है। शनिवार को करीब 5,000 श्रद्धालु वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड पहुंचे। वैकल्पिक मार्ग पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कराया। वहीं जंगल चट्टी में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द मार्ग को आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से किसी भी पैदल यात्री को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया। संदीप प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी। संदीप, धाम के लिए कोई वैकल्पिक रूट से अभी तक आवाजाही चल रही है, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि रास्ता पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अभी क्या स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ये जो परसों शुक्रवार देर रात्रि को जो जंगल चट्टी है वहां पर लगभग 15 मीटर हिस्सा जो था केदारनाथ पैदल मार्ग का, वो ढह गया था और उसके बाद वहां पर जो आवागमन था उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोपहर तक जो डीडीएमए की टीम है वहां पर जो आपदा का जो निर्माण कार्य करती है, उस टीम द्वारा वहां पर और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों द्वारा वहां पर एक वैकल्पिक मार्ग जो 100 मीटर का है जंगल चट्टी के ऊपर से उसको तैयार किया गया और उसके बाद वहां से लोगों की जो श्रद्धालु हैं उनकी आवाजाही की गई और लगभग 5,000 से अधिक श्रद्धालु कल केदारनाथ से वापस गौरीकुंड और सोनप्रयाग लौटे। लेकिन वहीं फिलहाल अभी जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड से जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं उनको अभी रोका जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु ऊपर है पहले उनको लाने की पहली प्राथमिकता कि उनको पहले एक बार सोनप्रयाग और गौरीकुंड छोड़ा जाए। और लगातार वहां पर जो केदारनाथ पैदल मार्ग का जो ट्रैक टूटा है उसको ठीक करने का भी काम वहां पे डीडीएमए कर रहा है लगातार, और हो सकता है कि आज शाम तक वहां पर मार्ग तैयार हो जाए और वहां पर आवागमन शुरू हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं क्योंकि केदारनाथ पैदल मार्ग की जो केदारनाथ धाम की जो दूसरे चरण की यात्रा है वो इस समय पूरी तरह अपनी रफ्तार उसने पकड़ ली है और प्रत्येक दिन 4 से 5,000 श्रद्धालु वहां पे पहुंच रही है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन के सामने ये भी चुनौती है कि जो वहां पर रास्ता टूटा है वहां पर श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ न हो, क्योंकि पिछले जुलाई में जो आपदा आई थी उसके बाद दूसरी आपदा पिछले माह जो आपदा आई थी, लगातार प्रशासन ने तमाम दिक्कतें वहां पे चुनौतियां झेली है। तो ऐसे में कहीं भगदड़ का स्थिति पैदा न हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और उसी हिसाब से वहां पर आवागमन करवाया जा रहा है। यदि अब मार्ग आज शाम तक सुचारू हो पाता है तो उसके बाद जो भी श्रद्धालु वहां पे हैं वो बाबा केदार के दर्शन आसानी से कर पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया संदीप प्रसाद तमाम जानकारी के लिए आपका।
ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद राहत कार्य चल रहा है। प्रशासन की टीम भी गांव में सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का काम कर रही है और इसके साथ ही वैज्ञानिकों की टीम भी गांव में भेजी जा रही है ताकि सुरक्षित जगहों का चुनाव किया जा सके। पंगनो गांव में 51 परिवार लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं। गांव जो है उसमें क्योंकि विगत वर्ष जो गांव के ऊपर से स्लाइड एक पैदा हो गई थी, उसकी वजह से वहां पे जो 51 फैमिली उस समय पे थोड़ा अभी इस बारिश में और बढ़ करके उनकी संख्या बढ़ी है। उसमें क्योंकि परमानेंट समाधान ही उसका किया जाना है, जो विस्थापन नीति है उसके अनुसार वहाँ पे जो 51 फैमिली थे उनकी लैंड चिन्हित करके और उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। पर्यटकों की सुविधा के लिए तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन भी अब फाटो जोन की बुकिंग ऑनलाइन करने जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद पर्यटकों को रामनगर आने से पहले ही घूमने का परमिट उनके पास होगा। कॉर्बेट के बाद फाटो एक ऐसा जोन है जहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। यहां पर नाइट स्टे के लिए भी 14 रूम बने हुए हैं। डीएफओ तराई वेस्ट की यदि माने तो ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो सकती है। तो फाटो जोन की बुकिंग भी अब ऑनलाइन होने जा रही है। ऑनलाइन की प्रक्रिया, जिससे कि ऑनलाइन बुकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली संभावना यह है कि हम 30 तारीख तक हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। अगर किसी वजह से, क्योंकि उसमें टेक्निकल ऑडिट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर किसी वजह से अगर थोड़ा टाइम और लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1 हफ्ता और लगेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम शुरू कर देंगे। तो काफी फायदा इसका पर्यटकों को पहुंचेगा। गोविंद पाटनी हमारे साथ रामनगर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। गोविंद, अगर फाटो जोन की ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी, कब से ये शुरू हो जाएगी और क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि इसका सीधा फायदा पर्यटकों को मिलने जा रहा है और साथ ही साथ पर्यटन विभाग को भी। तराई वेस्ट के फाटो में भी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है कॉर्बेट ने अपने आप को ऑनलाइन किया, उसके बाद रामनगर डिवीजन ने अपने आप को ऑनलाइन किया, उसके बाद जो है तराई वेस्ट अपने आप को ऑनलाइन करने जा रहा है, जिसके बाद जो है जो पर्यटक है वो घूमने के लिए सीधे परमिट ले सकेंगे। जो परमिट उन्हें अभी तक यहाँ आकर के मैनुअली लेने पड़ते थे और ये पता नहीं रहता था कि वहां जाकर भी हमें जो है परमिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब ये पहले से तय होगा कि उनके पास परमिट होगा और वो निश्चित तिथि पे यहाँ आकर के उस परमिट के द्वारा यहाँ घूम सकेंगे। तो ये काफी सुविधाजनक है। अगर ये 30 सितंबर तक लागू हो जाता है तो ये 1 अक्टूबर से जो फाटो जो ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर भले ही सरकार कितना ही सख्त कदम क्यों न उठा रही हो, लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि बीते 8 महीने में 30 सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट हुए हैं। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लगातार मिल रही शिकायतों पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी कर कड़ा संदेश भी दिया था। बावजूद इसके सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का दीमक ऐसे घुसा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग रिश्वत लेने में आज भी टॉप पर है। इसका उदाहरण यह है कि पिछले 8 महीनों में 30 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। 1064 हमारा हेल्पलाइन है। इस पे ज्यादातर मामला जो जनता से जुड़ी हुई है, जो आवश्यक सेवाएं हैं जनता के, उस पे हमारी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ना करते हुए उस पे कुछ पैसा की मांग करते हैं, उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स है। और कई बार ऐसा भी है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उससे भी कंप्लेंट्स आती है। वैसे कंप्लेंट्स हमने जो विजिलेंस एंगल नहीं है उसको हम शासन को भेज देते हैं, संबंधित विभाग को। घूसखोरों के ये आंकड़े तो वो हैं जिनमें जनता ने शिकायत की है, जबकि कई मामलों में तो शिकायतें विजिलेंस तक पहुंचती ही नहीं हैं। वहीं मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि भ्रष्टाचार वहां है जहां सरकारी कर्मचारी और जनता आमने सामने है। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था सही हो तो ये मामले और भी कम हो सकेंगे। ऑनलाइन से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से विभागों का भ्रष्टाचारी खत्म कर दिया।
यानी जो आने वाले समय में अगर ऑनलाइन हमारा ज़्यादा हो तो सभी विभाग ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन में पेपरलेस है, फेसलेस है, तो जब आप किसी से मिलेंगे नहीं तो फेस भ्रष्टाचार क्या करेंगे। राज्य में भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए विजिलेंस ने टोल फ्री सेवा 1064 जारी की है, तो वहीं सीएम हेल्पलाइन 1905 की व्यवस्था भी की है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। नैनीताल पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। यहां के ओखल कांडा में एक सब इंस्पेक्टर सादिक हुसैन ने एक स्थानीय युवक को बेरहमी से पीटा। युवक का कसूर बस इतना था कि उसने फेरी वाले से उसका पहचान पत्र मांगा। मामले का पता चलते ही पूरे इलाके के लोग वहां पर पहुंच गए और इस घटना पर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की गई है। रामनगर हॉस्पिटल में आईआरबी से आए 2 लड़कों ने उत्पात मचाया है। उन्होंने यहां पर नर्सों के साथ मारपीट की और उनसे दुर्व्यवहार भी किया है, जिसका आरोप लगा है। इस बात की तहरीर नर्सों ने पुलिस में दी। बताया जा रहा है कि आईआरबी यानी कि इंडिया रिजर्व बटालियन में इन दिनों भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जहां से कई लोग तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लगे, चीज़ें फेंकने लगे। तब तक वो अंदर आए, अंदर सबसे पहले इनको मारा, इनको हटाया, ऐसे इनके गला दबा दिया और इनके चोट मारने लगे। फिर तब तक सब बच के भागने लगे। अंदर आए, अंदर आके मैं बची, दरवाज़ा बंद किया अंदर से, तो दरवाजे को खोला और अंदर आके और गला दबा दिया और ये बाल खींचे। झपट्टा मारकर चेन लूटने वाली बावरिया गैंग की गैंग लीडर सोनी देवी को कोटद्वार पुलिस ने राजस्थान से धर दबोचा है। बावरिया गैंग से जुड़ी लुटेरी महिलाएं कई शहरों में महिलाओं के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो जाती थी। लुटेरी महिलाओं ने कोटद्वार में भी 2 सोने की चेन झपट्टा मारकर लूट ली थी और 2 महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि गैंग लीडर सोनी देवी फरार थी। कोतवाली कोटद्वार के द्वारा बावरिया गैंग के एक मुख्य अभियुक्ता को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के द्वारा कोटद्वार में 3 माह पूर्व एक घटना की गई थी, जिसमें महिलाओं के सोने की चेन को लूटकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इसमें 2 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। ऋषिकेश के मुनि की रेती पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है और 36 दोपहिया वाहन और एक कार समेत 119 लोगों के चालान काटे हैं। साथ ही कई बाइक को सीज कर लिया गया है। पुलिस ने सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार में हुए एक सड़क हादसे में व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। पंजाब डिपो की एक बस ने शंकराचार्य चौक के पास हाईवे पर स्कूटी सवार व्यापारी को टक्कर मार दी, जिससे ढाबा चलाने वाले व्यापारी विजेंद्र कोरी की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। मृतक के परिजनों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह कल रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी दी। कॉलेज के कुल 615 स्टूडेंट्स ने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि गोल्ड मेडल पाने वालों में बेटियां सबसे आगे थी, ये खुशी की बात है और 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में उभर जाएगा। इसलिए युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं।
रेप के आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से फिर से झटका लगा है। मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कुर्की पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप भगौड़े हो और गलत काम किया है। मुकेश बोरा पर महिला और एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है। आज जब अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई थी तो आफ्टर आर्गुमेंट कोर्ट ने पाया कि जो उत्तराखंड में नोटिफिकेशन 2020 का लागू है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में एंटिसिपेटरी बेल की रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ने इस लीगल पोजीशन के आधार पर उनकी एंटिसिपेटरी बेल खारिज कर दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास तितलियों का एक बहुत सुंदर संसार बसता है और इन तितलियों ने इन दिनों यहां पर एक अलग ही छटा बिखेरी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यूं तो बाघों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की भी एक अनूठी दुनिया है। इन तितलियों ने इन दिनों यहाँ खूबसूरत रंग बिखेरा हुआ है, जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है। तितलियों के जानकार इसे स्वस्थ पर्यावरण की पहचान बता रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो तितलियां हैं वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण कीट हैं और ये एक अच्छे परिवेश का सूचक हैं। जहाँ कहीं इनकी उपलब्धता होती है, इसका मतलब वो वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं है और परागण के ये बहुत महत्वपूर्ण कीट हैं। तितलियों का ये संसार कॉर्बेट में मौजूद है। तितलियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ एक बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाया गया है, जो कॉर्बेट के ढेला गेट के पास स्थित है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। वाटरलैंड है, वुडलैंड है, ग्रासलैंड्स हैं। तो इसमें बहुत ही डाइवर्स जो प्रजातियां हैं उसकी तितलियां पाई जाती हैं। इसके लिए हमारा ढेला में एक बायोडायवर्सिटी पार्क या बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है। यदि आप भी तितलियों के सुंदर संसार को देखना चाहते हैं तो कॉर्बेट में साथ ही तितलियों का भी दीदार कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। रेलवे ट्रैक को बाधित किए जाने की घटनाओं पर हरिद्वार में भी जीआरपी पुलिस अलर्ट पर है। जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। उत्तरकाशी के मोरी में एक छात्रा टोंस नदी में बह गई। जखोल गांव की रहने वाली निशा नदी में पानी पीते वक्त पैर फिसलने से बह गई। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली के सलेमपुर में युवकों ने खेल खेल में एक बाइक में आग लगा दी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। अल्मोड़ा में परशैली रोड का काम लटकाने पर नाराज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का घेराव किया। जल्द काम शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम को गौला नदी की कटान से काफी नुकसान पहुंचा है। सिंचाई विभाग ने स्टेडियम बचाने के लिए 66 करोड़ का प्लान भेजा। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में आयोजित बीडीसी बैठक से बुनियादी मुद्दे छाए रहे। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 62 प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने जहरीली प्रजाति का रसेल वाइपर सांप को पकड़ा। सुभाष नगर के घर के बाहर खाली प्लॉट में ये सांप निकला है। आज से सचिवालय क्रिकेट क्लब का अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 9 महिला क्रिकेट की टीमें भी खेलेंगी।
हरिद्वार में डीएम ने डेंगू की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की, साथ ही प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए।